हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने इससे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पढ़ा था। पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, किस किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, कौन कौन से ऑर्बिटल उस ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा इसी के साथ खत्म हो गया। आज नई थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगाएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। इनसे कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट थ्योरी है नहीं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स या कई बार बोलते हैं इसको बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड बना है वो किस किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या खास बात होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 4 बॉन्ड पैरामीटर होते हैं और उन्हीं 4 बॉन्ड पैरामीटर को आपने ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास पहला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, दोनों नामों से जाना जाता है। तीसरा हमारे पास है बच्चों बॉन्ड एंगल और चौथा पैरामीटर हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आज का वीडियो इन 4 ही कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है, छोटी मोटी चीजें, छोटा कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना। कुछ चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे बॉन्ड एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर कुछ नया आपके लिए है ना, तो इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, ये चारों आपने लिख दिए। सबसे पहले मेजर हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लेंथ, तो इनको मैं इधर पैक कर लेता हूं और बीच में लिख देते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ है ना। अच्छा देखो, जैसे नाम से दिख रहा है ना बॉन्ड लेंथ, यानी मतलब 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सीधी सी बात है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एटम है A और दूसरा एटम है B। अच्छा, हो सकता है कि दोनों एटम बराबर हो सकता है कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, है ना, डिपेंड करता है कि किस टाइप का मॉलिक्यूल है। ये एटम है A और ये एटम है B। क्लियर, ये एटम का न्यूक्लियस मैंने यहां पर बना दिया। तो इस A एटम से और B एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस ही लेंगे हम ना, सेंटर वही तो है। ये जो डिस्टेंस आपने रखी है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है ना, D इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। अब समझाने की जरूरत नहीं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ इज, इट इज इक्विलिब्रियम distance between center of 2 nuclei, या हम बोल सकते हैं 2 bonded nuclei, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2 bonded nuclei in a मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सीधी सी बात है ना, 2 एटम आपने जुड़े, बॉन्ड बनाया, और वो जो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बच्चों बॉन्ड लेंथ हर किसी एटम टू एटम या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल डिपेंड करती है अलग अलग। जैसे मान लीजिए H और H एटम है, तो ये जो डिस्टेंस है ये अलग होगी। इसीलिए अगर मैं क्लोरीन एटम और क्लोरीन की बात करूं तो ये डिस्टेंस अलग होगी। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये डिस्टेंस अलग होगी, है ना।
तो सपोज मान लीजिए हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल हम कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। तो बच्चों ये डिस्टेंस होती है 74 पिकोमीटर। अच्छा देखो, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम दो पैरामीटर में मेजर करते हैं। एक होता है बच्चों पिकोमीटर, जिसको हम लिखते हैं पीएम, और एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, है ना। या हम इसको एंगस्ट्रॉन में नापते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो दोनों चीजों में हम इसको मेजर करते हैं। मोस्टली आपको पिकोमीटर में देखने को मिलेगी, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इतनी छोटी डिस्टेंस को कौन सी टेक्निक के थ्रू मेजर किया जाता है, तो बस मैं आपको 2-3 टेक्निक का नाम बताता हूं, आपको सिंपल याद रखना है। वो जब आप हायर क्लास में जाएंगे बीएससी एमएससी में, तब वहां आप डिटेल से उन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इट इज measured by some technique called X-ray diffraction, X-ray diffraction या spectroscopy, spectroscopy. There are two techniques which measure a bond length. Clear? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन याद रखना और स्पेक्ट्रोस्कोपी याद रखना। और कौन सी यूनिट होती है, पिकोमीटर होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। मोस्टली पिकोमीटर हम यूज करते हैं ना, कई बार नैनोमीटर भी यूज कर लेते हैं। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, है ना, 1 नैनोमीटर बराबर। फिजिक्स में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। चलो, तो ये तो छोट। अब वापिस आते हैं हम कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो एटम टू एटम क्या करता है, वेरी करता है। जैसे हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर है। इसी तरह अगर हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl और Cl, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी, 199 पिकोमीटर, है ना। अच्छा, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, 2-4 मैंने याद रखी वो अलग बात है। आपको बॉन्ड लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ है बस वही आपको याद रखनी, बाकी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट आपको याद रखना है बस, है ना। अच्छा, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, N की मुझे भी याद नहीं हुई है ना। N2 की बच्चों बॉन्ड लेंथ हमारे पास 109 पिकोमीटर। तो हर किसी मॉलिक्यूल के लिए दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग होती है और वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया बॉन्ड लेंथ क्या होती है। चलो, अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो आपको बॉन्ड लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल उन फैक्टर का कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है। तो सेकंड हेडिंग लगाएंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, है ना। और सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है साइज ऑफ एटम्स। जो दो एटम आपने जुड़े हैं जिनके थ्रू वो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उनके साइज पर डिपेंड करेगा। देखिए बच्चों, अगर साइज बड़ा होगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पर दो एटम का साइज इतना है, तो उनके बीच की डिस्टेंस ये रही। लेकिन बच्चों, अगर दो एटम का साइज इतना है तो डिस्टेंस बढ़ी हुई दिख रही है आपको ना, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, ये जो रेडियस है वो भी बड़ी होगी, और ऑब्वियसली बात है कि रेडियस बड़ी होगी तो दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो साइज ऑफ एटम बढ़ने से डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, देखो, है ना, इंक्रीज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। ये तो हुआ ना, ठीक। अब देखो, सिंपल सी बात हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूं एक तरफ हमारे पास HF है, दूसरी तरफ है HCl, तीसरी तरफ है
HBr, चौथी तरफ है HI। इनमें से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, या इनमें किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? तो देखो बच्चों, H सबके लिए सेम है, तो H के रेडियस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी H डिटरमाइन नहीं करेगा कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। लेकिन बच्चों देखो, F छोटा है, Cl बड़ा है, Br और बड़ा है, I और बड़ा है। तो यहां पर देखो बच्चों, I एटम बड़ा है, F छोटा है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है एनायन का, ये तो तो ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो जैसे जैसे आप दोनों में से किसी एक एटम का साइज बढ़ाते जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, दोनों रेडियस को मिला के जो लेंथ बनती है उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ऐसा हुआ ना, देखो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ये दोनों के न्यूक्लियस हुए, ये टोटल बॉन्ड लेंथ हुई। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को मैं नापूं, ये वाली डिस्टेंस, तो बच्चों ये रेडियस होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस इसकी और ये रेडियस इसकी, दोनों रेडियस को आप मिला देते हो तो बॉन्ड लेंथ बन जाती है, जैसा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बताया था, है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ भी ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। क्लियर हो गया? तो नोट करते जाओ जरा फटाफट, है ना। अच्छा, तो ये था हमारे पास साइज ऑफ एटम, है ना। अच्छा, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, और कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल हैं। ये हो गया। हाँ देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि O और N और O और C, इन दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो साइज कंपेयर करना है। O का साइज दोनों के लिए सेम है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N का साइज बड़ा है कि छोटा है? देखो बच्चों, C पहले आता है, N बाद में आता है। C पहले है, N बाद में है, ठीक है। तो इसका मतलब N का साइज छोटा है, N छोटा है और C बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूं, 136 पिकोमीटर और दिस इज 143 पिकोमीटर, बस। तो प्रूव हो गया, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया कि भाई देखो, ये एटम बड़ा है, ये एटम छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये एटम बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो बस कंपैरिजन करना है, बस याद नहीं करना बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी होती है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारे पास साइज ऑफ एटम होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बच्चों मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। ये तो हुआ। अच्छा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में होंगे, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ कम होगी। इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ। और मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैंने बोला था नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। अब देखो, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर ज्यादा मल्टीपल है, यहां पर कम मल्टीपल है, यहां पर कोई भी मल्टीपल नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है ना दो एटम के बीच में, ये तो हुआ। तो क्या लगता है आपको कि कहां बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए? यहां बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। देखो ना, इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो अगर आपको कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का अंदाजा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड के बीच कितना बॉन्ड लेंथ होता है, 120 पिकोमीटर। यहां पर होता है बच्चों 134 पिकोमीटर, और यहां पर होता है 154 पिकोमीटर। तो साफ साफ पता लग रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एन वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूं ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। एन सिंगल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या लगता है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी?
जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो देखो कौन कौन सी बॉन्ड लेंथ यहां पे है ना, देखो 110, 125, 145, क्लियर, एकदम करेक्ट। तो यहां पर 110 पिकोमीटर क्या लिख रहा हूं मैं, गलत तो नहीं होगा मुझे लगता है ना, उल्टा हो गया मुझे लगता है ना शायद, हाँ 145, 125, 110, यस भाई, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो नंबर तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 110, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 125, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 145, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है जैसे यहां पर हो रहा है ना। तो जितना जितना नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों एटम के बीच में बढ़ेंगे, एटम उतने नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर हो गया, नोट करो जरा फटाफट। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, यहां पर तीसरा जो फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों एस कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज एस कैरेक्टर, ठीक, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ। अच्छा एस कैरेक्टर मालूम है आपको, अगर दो ऑर्बिटल के बीच में एस का परसेंटेज बढ़ता है, सपोज मान लीजिए अगर मैं लिखूं आपको sp2 और sp3 और sp, तो बच्चों यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा है, यानी s का जो शेयर है वो ज्यादा है। यहां पर s 50% है, यहां पर s कितना है 33.33% है, और यहां पर s कितना है 25% है। तो यहां पर s कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर ज्यादा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर कम है। जैसे जैसे और हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा s कैरेक्टर उतना कम होता जाएगा। तो s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बच्चों बॉन्ड लेंथ कम होगी। और कार्बन के केस में मैं आपको दिखा देता हूं, सीधी सी बात है, देखो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो सीधी सी बात है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 120। यहां पर s कैरेक्टर कम है, सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो। तो s कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के जस्ट अपोजिट चलता है। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं और जिनकी वजह से किसी की बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें ना, आपको एटम दिए होंगे, आप पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो नोट करो जरा फटाफट। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को हम एक और नाम से जानते हैं बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी और एंथैल्पी, यहां पर एनर्जी है बच्चों, है ना, और एनर्जी को हमेशा हम किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं। तो एनर्जी मेजर करनी हमने यहां पर, डिस्टेंस नहीं। इससे पहले क्या थे, डिस्टेंस थी। तो क्या हो जाएगा दूसरा, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, या इसको कई बार बोलते हैं बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बात एक ही है, आप किसी भी नाम से इसको बुलाओ, लेकिन नाम सारे पता होने चाहिए कि डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना। अच्छा सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए ए और बी, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करो, इसको एनर्जी दो, एनर्जी गिवन, तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों टूट जाएंगे। ये आपने दोनों एटम बंधे हुए, एनर्जी दी यानी इसको तोड़ने की कोशिश की, और ए हो गया अलग और बी हो गया अलग। अच्छा देखो यहां पर हमें क्या करना है, ए और बी को अलग अलग करके गैसियस एटम बनाने हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखो डेफिनेशन क्या बनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए 1 मोल ऑफ
मॉलिक्यूल इनटू इट्स गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। यानी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी की अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं कि भाई एक मोल एटम को, सॉरी एक मोल मॉलिक्यूल को हमें उसके गैसियस एटम में चेंज करना है, बात खत्म हो गई। तब देखो डेफिनेशन क्या बनी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट या ब्रेक, टू सेपरेट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल की बात करेंगे है ना, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या बॉन्ड, एक ही बॉन्ड की बात करेंगे, 10 बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ये तो है ना, एक मोल बॉन्ड को उसके गैसेस एटम में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बच्चों देखो यहां पर जो डेल्टा एच है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको पता है ना, एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, यानी एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। और जब बच्चों किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच मैंने आपको बताया था ना, यहां पर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखो एंथैल्पी भी कई टाइप की होती है। यहां पर जो एंथैल्पी है उसको हम लिखेंगे डेल्टा ए एच। और बच्चों इस ए का जो मतलब होता है ना, यहां पे लिखा था एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का मतलब होता है डिसोसिएशन। मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन। क्लियर। ये आप जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये सारे टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वहां, तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझना, यहां पर एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, हर किसी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हो गए हमारे पास, जैसे H2Cl2 है ना, N2O2 है ना। तो H2 की अगर मैं बात करूं तो H2 का मतलब होता है H और H। तो आपको बच्चों H और H को अलग करना है, ठीक। तो ऐसा लिखते हैं, इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, H2 गैस, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, H एटम अलग अलग कर देने। ये तो है ना, H2 को H और H में, A और B को A और B में, H2 को H और H में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी डेल्टा ए एच इक्वल टू कितनी होती है भाई, 435, कुछ ऐसा कुछ होता है ना। हाँ 435, जस्ट 435.8 किलो जूल मोल -1 पर मोल, किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना ये इसकी यूनिट है ना, एनर्जी की यूनिट। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है। तो H2 एटम को H2 मॉलिक्यूल को HH एटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो है 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब दूसरा Cl2 ले लेते हैं। Cl2 ये गैस है और आपने कन्वर्ट करना है इसको Cl गैस प्लस Cl गैस में। और यहां पर जो एनर्जी आप लगा रहे हैं ए, वो होगी बच्चों, देखो Cl वाला कितना था हमारे पास, Cl वाला तो नहीं, Cl2 में ना, Cl2 की O2 की बात करता हूं मैं, Cl2 का डेटा मेरे पास नहीं है, O2, तो O प्लस O, Cl2 की भी कुछ अलग अलग होगी है ना, डिपेंड करता है कि एटम कौन सा आपके पास। ये है बच्चों आपके पास
98 किलो जूल पर मोल, मोल -1 लिख रहा हूं मैं, है ना। तो देखो हर किसी मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए एनर्जी की अमाउंट अलग अलग होती है। ये तो बात, किसी में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। O2 के केस में इतनी है, H2 के केस में इतनी है, Cl2 के केस में कुछ और होगी, N2 के केस में कुछ और होगी, है ना। अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी हमेशा आपको देनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, आप ये समझ सकते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी मोर एनर्जी नीडेड, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड। ये तो हुआ, सीधी सी बात है भाई। भाई देखो, ये हमारे पास एक बॉन्ड है, इसको तोड़ने में आपको ज्यादा ताकत लगती है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इसका मतलब ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इजिली टूट जाता है, इसका मतलब वीक है। यहां पर भी वही कंसेप्ट है, मोर एनर्जी नीडेड, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड। क्लियर। अच्छा देखो, मैंने यहां पर डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखा है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुई। तो यहां पर बॉन्ड एक ही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ये एनर्जी दोनों बराबर है। क्लियर हो रहा है। लेकिन बच्चों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, उसको अभी बताता हूं मैं आपको ना, जरा नोट करो फटाफट से। ठीक है भाई। फॉर, अब बात करेंगे फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास है वाटर। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, वाटर में HO और H बॉन्ड होते हैं। इसके पास दो बॉन्ड है ना। इसका मतलब इसके लिए दो एंथैल्पी होंगी, एक इस बॉन्ड को तोड़ने में और एक इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एंथैल्पी यूज होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी 1, एंथैल्पी 2 हम समझ सकते हैं। जो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, उसके पास बॉन्ड एक ही था, तो उसकी एनर्जी भी एक ही बार होगी, यानी एक ही टाइप की एनर्जी होगी उसकी। लेकिन यहां पर दो बॉन्ड है, तो दो एनर्जी हम यूज करेंगे, एक ये वाली एनर्जी, एक ये वाली एनर्जी, एक इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अच्छा, कई बच्चे ऐसे समझेंगे कि दोनों बॉन्ड सेम है, तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन बच्चों, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। द बॉन्ड्स इन polyatomic molecules are not in same chemical environment, hence bond energy will not be same for similar bond। देखो क्या लिखा मैंने, अभी मैंने क्या बोला कि दो आपको सिमिलर बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए। लेकिन एक गलत कॉन्सेप्ट है, दोनों की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी। इसका रीजन क्या है कि बच्चों, दोनों के लिए जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। ठीक, ऐसा आप समझिए कि जैसे हमारे पास ये है, तो यहां पर 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसकी 4 बॉन्ड एंथैल्पी होंगी, एक इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक इस। अब लग रहा है कि जैसे चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, कि चारों बॉन्डों को तोड़ने के लिए एक जैसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चों, ये गलत है। जब आप एक H एटम हटाओगे तो इसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो अब दूसरे CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंट होगी, तीसरे को तोड़ने के लिए डिफरेंट होगी, चौथे को तोड़ने के लिए डिफरेंट होगी। तो यहां पर चारों बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, उसी तरह यहां पर दोनों बॉन्ड की एनर्जी होगी वो भी डिफरेंट होगी। इसीलिए बच्चों, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हम उसमें एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। एवरेज एनर्जी यानी चारों को मिला के बटे 4 कर लिया, दोनों को मिला के बटे 2 कर लिया, ये तो एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। क्लियर।
तो चलो आते हैं हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल पर। तो जैसा मैंने आपको बोला कि वाटर मॉलिक्यूल कि जो दोनों बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के लिए एनर्जी अलग अलग होती है। मैं आपको बता ही देता हूं कैसे होते। तो चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसा लिखते हैं, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा ना, H2O, ठीक है। और सबसे पहले लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एक H अलग हो जाएगा और एक OH अलग हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों जो यहां पर एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है 502 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है, 502 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब देखो, अब हमने O और H को अलग करना है, तो OH को अलग करोगे तो O अलग हो जाएगा प्लस H अलग हो जाएगा। और इसके लिए बच्चों जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो होती है 427 किलो जूल पर मोल, इतनी। तो क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग है ना। देखो भाई, अगर दोनों बॉन्ड के लिए एंथैल्पी सेम होती तो दोनों वैल्यू सेम आती, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि सबसे पहले H यहां पर अलग होगा तो OH बचा। अब इस O में और H में केवल एक ही बॉन्ड है, यहां पर तो दो बॉन्ड थे, इसलिए एंथैल्पी अलग हुई। यहां पर एक ही बॉन्ड है तो अब एंथैल्पी अलग होगी। बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट या केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस वजह से एंथैल्पी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब इसकी दो एंथैल्पी आ गई, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर H2O की बॉन्ड एंथैल्पी आपको मालूम करनी है तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखो, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर क्या करेंगे, 502 प्लस 427/2। और बच्चों ये आ जाता है, कितना है भाई, कैलकुलेट कर लो, 464.5 किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी। बस ये जितने भी डेटा मैंने दिए ना, याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझने का जरूरत है बस इसमें, ठीक है। तो देखो, वाटर के लिए बॉन्ड एंथैल्पी हमने एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाली है, तो वो कितनी होगी, इतनी। क्लियर। लेकिन अगर सेपरेट करोगे तो वो इतनी आएगी। तो कंसेप्ट बच्चों ये है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो केवल एक ही होगी। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंथैल्पी कई सारी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसमें कितने बॉन्ड है, लेकिन हम सबको मिला के एक एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लिखते हैं। क्लियर हो गया। और अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी क्यों होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि जो बॉन्ड है उसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ वो अलग है। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो नोट करो जरा फटाफट भाई, 30 मिनट तो इसी में लग गई। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, जो अभी आपने पढ़ी थी बॉन्ड लेंथ, वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। तो जो फैक्टर आपने बॉन्ड लेंथ में पढ़े हैं वही फैक्टर यहां पे काम आते हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। देखो, इसको तो हटा दो भाई, तो हो गया नया। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सीधी सी बात है भाई, अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड छोटा होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा। यहां पर लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना बच्चों। अगर दो एटम पास पास होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर दो एटम दूर दूर होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो उसको सेपरेट करना आसान है। ये तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ घटने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, उल्टा होता है। तो जो आपने बॉन्ड लेंथ में पैरामीटर पढ़े थे वही यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है बच्चों। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। इंक्रीज साइज ऑफ एटम डिक्रीज बॉन्ड
एनर्जी। ये तो है ना, जितना दूर जाते जाएंगे एटम उतना उनको सेपरेट करना आसान होगा। ठीक है, तो देखो HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और HI की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। देखो ये दोनों पास पास हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ये दोनों दूर दूर है, ऐसा है गैप है, तो बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी क्योंकि दूर दूर है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। समझ में मेरी बात आ रही? चलो दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो बच्चों क्या होगा, अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। ये तो है ना भाई, मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है तो एनर्जी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास है कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। सीधी सी बात है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना मुश्किल होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की कम होगी। दूसरा एग्जांपल, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की ज्यादा होगी, एन डबल बॉन्ड एन की कम होगी, और एन सिंगल बॉन्ड एन की कम। तो जहां जहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, तोड़ना मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी, तोड़ना आसान मतलब कम एनर्जी। समझ में बात आ रही है? तीसरा हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, ये हमारे पास लोन पेयर। इसको हम कैसे लिखेंगे? हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर है ना, ज्यादा अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर कहां? एटम के पास लोन पेयर। देखो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एन फ्लोरीन फ्लोरीन। कार्बन कार्बन के पास बच्चों कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं होता है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? तीन तीन लोन पेयर होते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे लोन पेयर क्यों बताया हमने? लोन पेयर का बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा भाई? रिपल्शन। भाई देखो, दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होगा तो टूटने के चांस आसान हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएगा। थोड़े से आप कंफ्यूजन पैदा करो वहां पर तो दोनों का बॉन्ड या दोनों का रिश्ता खत्म। वही कहानी यहां पर भी है। ये जो लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं, एक इधर ढकेलेगा एक इधर ढकेलेगा, तो भाई ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। जितना ज्यादा बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर रिपल्शन होगा, यानी उनके बीच पहले से झगड़ा चल रहा है, और तो आप आग में घी का काम कर दो, ठीक है, तो सीधी सी बात है टूट जाएगा वो आराम से। तो ये कहानी यहां पर भी होती है। यहां पर देखो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ रहा है। रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड कमजोर होता है, ठीक है ना। रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड कमजोर होता है तो उसको तोड़ना आसान होगा। तो सीधी सी बात है कि इंक्रीज नंबर ऑफ लोन पेयर, देखो इंक्रीज नंबर ऑफ लोन पेयर बिटवीन एटम, इंक्रीज रिपल्शन, ये तो है ना। और बच्चों जब रिपल्शन बढ़ेगा तो डिक्रीज बॉन्ड एंथैल्पी, उनको तोड़ना आसान होगा। इसलिए F2 को तोड़ना आसान है, CC को तोड़ना मुश्किल है। तो जैसे जैसे बच्चों लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, आप का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, क्योंकि वहां पर दो एटम के बीच रिपल्शन बढ़ रहा है। तो आपका काम तो उसने आसान कर दिया ना। एक तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो उसे, ऊपर से पहले वहां पर झगड़ा चल रहा है, तो तोड़ना आसान हो जाएगा। यहां पर झगड़ा कम है, यहां पर झगड़ा ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो नोट करो जो तीनों फैक्टर है ना। समझ में आ रही बात?
तो कंसेप्ट को ही समझना है बस आपको, है ना। तो चलो ये हमारे पास कहानी हो गई खत्म, है ना। अब बात करते हैं बच्चों छोटी मोटी दोनों चीजें, बॉन्ड एंगल है हमारे पास और दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। तो दो चीजें हो गई खत्म। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल तो बहुत इजी है और उसके पास कोई फैक्टर तो है भी नहीं, है ना। फैक्टर हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में जाके। तो देखो बच्चों बॉन्ड एंगल, हेडिंग डालो बॉन्ड 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 एंगल। और मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा बॉन्ड एंगल, एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास चार इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। एक है हमारे पास मीथेन, ये कितना बॉन्ड एंगल बन रहा है 109.28, ये तो है ना। 109.5 भी बोल सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। NH3 कितना एंगल बनता है 107, ठीक है। तीसरा हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, कितना एंगल बनता है 104, है ना। चौथा हमारे पास है BF3, कितना एंगल बनता है 120, ऐसे तो होता है, ठीक है। तो बच्चों बॉन्ड एंगल का मतलब क्या हुआ, देखो दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे, सीधी सी बात है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल having bond pair electrons, the angle between two orbitals, ये एक ऑर्बिटल ये रहा, दो ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये। तो दो ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। और बच्चों उन ऑर्बिटल में हमेशा बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल बना लो, गलत हो जाएगा। हमेशा एंगल किसके बीच में बनता है, बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल हैविंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल इन ए एटम ऑफ सेंट इन ए मॉलिक्यूल, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, इन ए मॉलिक्यूल, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हमने मिला, जो एंगल हमने बनाया उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। अच्छा बॉन्ड एंगल किस चीज को डिसाइड करता है, यानी बॉन्ड एंगल की मदद से हम क्या चीज पता कर सकते हैं। तो बच्चों हम बॉन्ड एंगल की मदद से किसी मॉलिक्यूल का शेप पता कर सकते हैं, शेप और जियोमेट्री पता कर सकते हैं। भाई देखो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 है टेट्राहेड्रल, ये 107 है पिरामिडल, ये 104 है बेंट, ये 120 है, सॉरी 120 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल के आधार पर हमें बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होने वाला है। क्लियर हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना आपने। चलो लास्ट हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप जो थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें डिटेल है पूरा के पूरा। भाई खांसी लग गई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो चलो वेलकम बैक। फोर्थ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। पिज्जा का ऑर्डर देते ना, जब पिज्जा का ऑर्डर वैसे है बॉन्ड ऑर्डर। चलो देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, बस बात खत्म भाई, बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा करना नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा एक, क्योंकि इसके बीच एक ही बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा दो, इसके बीच दो बॉन्ड है। इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है।
तो सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द नंबर, अच्छा नंबर ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। बात खत्म भाई, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा, है ना। क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है? यस, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 1.5, 0.5 ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बच्चों एक हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और वो आपने पढ़ा होगा शुरू की थ्योरी में, उसका नाम है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। और हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसा बनाया था? ऐसा कुछ बनाया था हमने, ऐसा, है ना। तो देखो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 2 11 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो N और O के बीच में आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर न तो 4 है न तो 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों 2.5। क्यों आया ये हम किस में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं बच्चों जिनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5, किसी का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, किसी का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह होता है, फ्रैक्शन भी बॉन्ड ऑर्डर आता है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कैसे होगा, 2.5 बॉन्ड कैसे होगा किसी के बीच में, 1.5 बॉन्ड कैसे होगा? लेकिन होता है ना, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। अच्छा बच्चों देखो, किसी मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना, वो मॉलिक्यूल ही बन सकता है। जैसे हीलियम, तो हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो 2 अलग अलग एटम होंगे। भाई कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर होगा तभी जाके दोनों बॉन्डेड होंगे ना भाई, चाहे 0.5 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 3 हो, 3 हो, इस तरह। इसका मतलब कोई ना कोई बॉन्ड, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे पूरा बॉन्ड ऑर्डर किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब देखो बच्चों, मैं सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करता हूं और फिर डिस्कस करते हैं कि सब चीजों को जोड़ने से हमें क्या आउटकम मिलता है। ये मिटा दो मैं, है ना। तो देखो अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, देखो इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या मतलब निकालो इसका? इसका मतलब होता है बच्चों मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ज्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए होगी दोनों को सेपरेट करने के लिए। इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऐसा समझते हैं। और बच्चों जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। ये तो है डिक्रीज बॉन्ड लेंथ। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो दोनों के बीच लेंथ किसमें है? इसमें कम होगी ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसके बीच लेंथ कम होगी, सीधी सी बात है। देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ हमने मालूम की थी 120 पिकोमीटर और इसकी लेंथ कितनी मालूम की थी? 134 पिकोमीटर। देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से लेंथ कम हो जाती है, ध्यान रखना, है ना। तो बच्चों अगर लेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी, यानी उतनी ज्यादा अमाउंट आपको दोनों को सेपरेट करने के लिए। बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो। देखो ये पूरा मैंने आपको कंक्लूजन बताया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है
कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होगी। और बच्चों ध्यान रखना, स्टेबिलिटी, आपको 3 मॉलिक्यूल दिए होते हैं। सपोज आपको बोला जाए हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो सीधी सीधी बात करनी है बच्चों, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। क्लियर। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर की। आप समझ गए होंगे किस किस तरह के बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं। उन फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना जो बॉन्ड पैरामीटर को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर। खासकर हमारे पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारे पास हो गया पूरा बॉन्ड पैरामीटर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और रनिंग लेक्चर के आपको नोट्स बनानी है, एनसीईआरटी भी पढ़ती जानी है, और जो शीट मैंने आपको दी है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाने हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।